Hello students, welcome back in our NG Scholars YouTube channel. मैं नीति जैन. फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर योर इकोनॉमिक्स एग्जाम. आप लोगों का इकोनॉमिक्स एग्जाम है क्लास 12 का, जिसके लिए आज मैंने एक वीडियो बनाई है. आपको 3 मैराथन वीडियोस मिलेंगी जिसके अंदर कंप्लीट आपको सिलेबस कराया जाएगा. अभी जो मैंने ये फर्स्ट वीडियो मैं आपको दे रही हूँ, इट इज़ ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की है. सेकंड वीडियो विल बी ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड थर्ड वीडियो विल बी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे, आपको अपने एग्जाम्स के लिए इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसके अंदर अगर हम 2019 का इकोनॉमिक्स का पेपर देखें या फिर 2018 का इकोनॉमिक्स का पेपर देखें, तो जिसके अंदर ये क्वेश्चंस काफ़ी टाइम रिपीट हो रहे हैं. तो जिसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा गया है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी के बारे में पूछा गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? इकोनॉमिक्स क्या है? सो स्टूडेंट्स, आपको पता है ना व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या है? जिसके अंदर हम पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं. व्हाट द प्रोडक्शन क्या होती है एंड इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, इकोनॉमी के बारे में जब हम पूरी स्टडी करते हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स. बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हमारी इकोनॉमी की सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या है? दैट इज स्कार्सिटी, मीन्स कमी, रिसोर्सेज की कमी. वी नो दैट वी हैव एन स्केयर रिसोर्सेज. हमारे पास रिसोर्सेज बहुत स्केयर होते हैं, कंप्लीट रिसोर्सेज नहीं होते, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते, जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. दैट इज स्कार्सिटी. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है, या फिर आप देख रहे हो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज इकोनॉमिक बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम? द सेकंड इज दैट इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ये क्वेश्चन आपको 2018 के क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा. व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? वी हैव 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज अनलिमिटेड वांट, लिमिटेड रिसोर्सेज, ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज. मैं आपको इसको इलाबोरेट करके इस वीडियो में समझा रही हूँ, बट आपको जो हमारे नोट्स हैं वो इंस्टाग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगे. आप वहाँ से इंस्टाग्राम चैनल से नोट्स देख सकते हो. फर्स्ट, unlimited wants. We know that human being have unlimited wants. Like कहते हैं ना, एक ह्यूमन बीइंग की इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती. इट हैज़ एन अनलिमिटेड वांट्स. तो इट इज़ लाइक दैट, अनलिमिटेड वांट्स. एक बेसिक नीड्स ह्यूमन बीइंग को चाहिए होती है, फूड, क्लोथ, शेल्टर, बट उसके अलावा भी उसकी बहुत सारी नीड्स होती हैं जो हम कंप्लीट नहीं कर सकते. तो ये इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ह्यूमन नेचर, दैट इज अनलिमिटेड वांट्स. नाउ लिमिटेड रिसोर्सेज, बट इकोनॉमी में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. अभी मैंने आपको पढ़ाया स्कार्सिटी, मतलब रिसोर्सेज की कमी. वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. इकोनॉमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं लाइक मैं बात करती हूँ वाटर, पेट्रोल एंड वाटर, पेट्रोल, एनीवन? यस, फ्यूल्स के बारे में हम बात करते हैं. फ्यूल्स, तो ये क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज. लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जो कभी भी स्केयर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और ह्यूमन बींग्स की उससे प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हो पाती, उनकी प्रॉब्लम सेटिस्फाई नहीं हो पाती. तो लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारी इकोनॉमी के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. द नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज. एक ही रिसोर्स के बहुत ज़्यादा यूजेस. लाइक मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, लैंड, मिल्क, दीज आर द एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल लैंड का देखते हैं कैसे. आप इसको एग्जाम में एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हो. लाइक लैंड कैसे? एक ह्यूमन बीइंग के पास एक लैंड होती है, अब वो उसमें हमेशा कंफ्यूज रहता है, और एक लैंड के अंदर हम हमेशा ये सोचते हैं यहाँ पर हम कल्टीवेशन करें, मॉल बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, बिल्डिंग बनाएं, क्या बनाएं. तो ऑल्टरनेटिव यूजेस, एक लैंड के कितने सारे यूजेस होते हैं, और लैंड इसीलिए कम पड़ जाती है. ऐसी मिल्क को कितनी सारी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, कर्ड बनाने में, चीज़ बनाने में, तो ख़त्म तो होगा ही ना. ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब ये होता है. तो हमने क्या पढ़ा? हमारी इकोनॉमी के अंदर सबसे बड़ी 3 प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? अनलिमिटेड वांट्स, लोगों की जो इच्छाएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती. लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन सबसे बड़ी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है. ऑल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, एक ही चीज़ के हज़ारों यूज़ हैं, लाखों यूज़ हैं. तो दिस इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ये क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स में आ सकता है, और हो सकता है आपको खाली ये पूछ लें व्हाट इज लिमिटेड रिसोर्सेज, और हो सकता है खाली ये पूछ लें व्हाट इज ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज. तो ऐसे भी पूछ सकता है. फाइन. नाउ द कम ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी. दिस इज ऑफ 6 मार्क्स क्वेश्चन, और हो सकता है इसको भी ऐसे ही पूछ लें, खाली ब्रेक करके खाली ये पॉइंट्स पूछ सकते हैं, तो उस तरीके से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हो. व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी? सेंट्रल प्रॉब्लम्स हिंदी में
केंद्रीय समस्याएं, जो हमारी इकोनॉमी की केंद्रीय समस्याएं हैं, मुख्य समस्याएं हैं, वो कौन सी होती है? व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस। आप इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है और इसके ऊपर 2019 अक्टूबर में इसके ऊपर पेपर आया हुआ है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप पेपर में देख सकते हो। जब मैं आपके साथ पेपर डिस्कस करूंगी देन आई विल शो यू। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, मतलब एक प्रोड्यूसर के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे क्या प्रोड्यूस करना है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना है मतलब, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, लाइक अभिषेक इज़ अ बॉय जिसके पास एक लैंड है और उसको किसी ने सजेशन दिया कि आप ना अपनी लैंड पे राइस प्रोड्यूस करो, किसी ने उसको कहा अपनी लैंड पे वीट प्रोड्यूस करो। अब उसके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं अपनी लैंड पे प्रोड्यूस क्या करूँ जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, मैं क्या प्रोड्यूस करूँ कि जिससे मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा हो, बेनिफिट ज़्यादा हो। तो एक प्रोड्यूसर के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस। नाउ हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब what I have to use the technology, what I have to use the मेथड, मुझे क्या मेथड और क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करूँ कि प्रोडक्शन में जो कॉस्ट है वो कम आए। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि प्रोडक्शन के अंदर कॉस्ट कम आए और मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो, वो यही सोचेगा ना। तो हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करूँ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए, और टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करूँ, मेथड क्या यूज़ करूँ जिससे प्रोडक्शन हो। ठीक है, नेक्स्ट फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस क्या होता है? फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है किसके लिए प्रोड्यूस करूं। इट मीन्स जो इनकम आएगी प्रोडक्शन करने के बाद वो कितने लोगों में बटेगी। जैसे अ बॉय मयंक हु स्टार्टेड हिज बिजनेस, जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लैंड ली, लेबर रखी, कैपिटल ली। जब कोई प्रोडक्शन करता है तो उसको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, लैंड जब वो लेगा तो उसको रेंट देना पड़ेगा, लेबर रखेगा तो उसको सैलरी और वेजेस देनी पड़ेगी, कैपिटल दे लेगा तो उसको उस पर ब्याज देना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब वो क्या सोचेगा कि मेरे को बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा और मैं कितने लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है किसके लिए प्रोड्यूस करूँ, मतलब किसके लिए बनाऊँ, मेरे को कितना प्रॉफिट होगा और मुझे कितने कितने लोगों में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो दैट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। सो ये हमने समझा व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आपको वो थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिखना है और आपको एग्जाम्पल्स ज़रूर लिखने हैं एग्जाम के अंदर। इकोनॉमिक्स के अंदर आप जितना अपने टॉपिक को एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करोगे इट विल शो द बेस्ट रिजल्ट। सो आज हमने ये पढ़ा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। अभी हमने ये क्वेश्चन समझा जो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर फर्स्ट, जो हमारी सेकंड बुक है NIOS की, उसका चैप्टर 1 है, और जो CBSE वाले स्टूडेंट्स हैं उनका चैप्टर नंबर 1 है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट वी विल डू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये इस बार एग्जाम्स में आ सकता है क्योंकि 2019 के पेपर में माइक्रो और मैक्रो आया हुआ है, तो ये इस बार आने के चांस हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज व्हाट वाज, क्या था, व्हाट इज, क्या है, व्हाट वुड बी, क्या होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि क्या था, क्या है और क्या होगा। इट डील्स इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पहले क्या था, अब क्या है, और अब आगे वाले आने वाले टाइम में क्या होगा, ये इसके बारे में हमें बताता है। ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, क्योंकि हम कुछ एजम्पशन कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ऐसा होगा या ऐसा था, तो इट कैन बी रॉन्ग और इट कैन बी ट्रू। इफ़ वी हैव एन होल इन्फॉर्मेशन देन इट कैन बी ट्रू, वो सही भी हो सकता है। सो ये एक वैल्यू जजमेंट होती है, मतलब इसके अंदर कुछ वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है। इट नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, इसमें कोई जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है। फाइन, तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे किसी पर्सन ने कहा कि चाइना की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन से ज़्यादा है, तो वो है ना, उसने प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बताया कि ऐसा है। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको समझ में आया। देन व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट ऑट टू बी,
क्या होना चाहिए, इट इज़ लाइक एन ओपिनियन। जैसे आपने मुझे बोला कि मैम ऐसा होना चाहिए, एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आने चाहिए। जैसे हम देखते हैं NIOS के अंदर बेसिकली हमें मार्किंग स्कीम प्रॉपर नहीं देते हैं ये लोग। तो बच्चे अपनी ओपिनियन दी कि जो ओल्ड एज वाले पर्सनस होते हैं उनकी जो पेंशन है वो कंटिन्यू होनी चाहिए, वो स्टॉप नहीं होनी चाहिए। तो वो एक तरह की ओपिनियन है। सो स्टूडेंट्स आप मुझे अब बताओ कि इसके एग्जाम्पल्स हम किस तरीके से ले सकते हैं। सो अभिषेक टेल मी एग्जाम्पल, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का कोई एग्जाम्पल बताओ पहले आप। मैम इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे कि इंडिया में कोरोना रिकवरी का रेट बाकी कंट्रीज के हिसाब से ज़्यादा है, तो ये एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। यस, जैसे उसने प्रेजेंट सिचुएशन बताई कि ऐसा है, तो ये सही भी हो सकता है उसकी ओपिनियन, या गलत भी हो सकती है, लेकिन उसने एक प्रेजेंट सिचुएशन बताई। एंड नॉर्मेटिव के बारे में आप क्या कह सकते हो? नॉर्मेटिव में हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि जैसे कोरोना की वैक्सीनों से फ्री कर दें। यस, जैसे हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन जो है वो फ्री हो जानी चाहिए। वेरी गुड अभिषेक। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स अगर हम हिंदी में देखें माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीन्स इट मीन्स व्यष्टि अर्थव्यवस्था, मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स समष्टि अर्थव्यवस्था। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हमें सुन के ही लग रहा है माइक्रो मतलब स्मॉल यूनिट। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर स्टडी होती है इकोनॉमी की एट अ लेवल ऑफ इंडिविजुअल। जब हम किसी इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं, किसी व्यक्तिगत के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं, व्हेन वी स्टडी अबाउट द इकोनॉमी एज अ होल, दैट मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे जनगणना होती है, जनगणना क्या होता है? सारी पूरी जैसे दिल्ली में जनगणना हो रही है तो पूरे इकोनॉमी में हो रही है ना, पूरा कवर हो रहा है, पूरा एरिया कवर हो रहा है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम इंडिविजुअली एक एक के घर जाके डेटा कलेक्ट करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज़ अ थ्योरी ऑफ प्राइस, ये एक प्राइस की थ्योरी होती है। ठीक है, कि एक इंडिविजुअल के हिसाब से प्राइस क्या सेट किया जाए, तो इट इज़ अ थ्योरी ऑफ अ प्राइस, बट इट इज़ अ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्यों? इनकम पूरे लेवल पे देखी जाती है, बड़े लेवल पे देखी जाती है, और जो एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है, हम बोलते हैं ना बेरोजगारी, तो बेरोजगारी क्या किसी एक घर की बताते हैं, किसी दो घर की बताते हैं? नहीं। एक मार्केट की बताते हैं? नहीं। पूरी इकोनॉमी एज अ होल की बताते हैं, पूरी इकोनॉमी की बताते हैं। सो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो ये होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप लोग समझ ही गए होंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के बारे में या फिर किसी इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करना, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्टडी अबाउट द होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करना। ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में ही आएगा। यस, नेक्स्ट इज PPC। व्हाट इज PPC? द फुल फॉर्म ऑफ द PP इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको एग्जाम्स में कंफ्यूज नहीं होना कि अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आए तो वो भी PPC ही है। अब PPC होता क्या है, आपको पहले ये समझना है। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब इसको एक ग्राफ की फॉर्म में PPC को शो किया जाता है। इसका मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। जैसे कोई पर्सन है, वो उसके पास ना रिसोर्सेज लिमिटेड है, टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। अब उतने ही रिसोर्सेज में, उतनी ही टेक्नोलॉजी में उसको 2 रिसोर्सेज बनाने हैं। जैसे पहले वो खाली वीट बनाता था, सपोज मानो, अब वो ये चाहता है कि मैं वीट भी बनाऊं और मैं राइस भी बनाऊं, लेकिन ना उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि उसके पास ना रिसोर्सेज लिमिटेड है और टेक्नोलॉजी भी लिमिटेड है। जैसे हमने अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स में समझा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में समझा, हमारी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन ह्यूमन बीइंग की वांट अनलिमिटेड है, वो बहुत कुछ बनाना चाहता है उतने रिसोर्सेज के अंदर। तो वही चीज़ है कि वो इसमें यही चाहता है, वो चाहता है कि जितने रिसोर्सेज उसके पास है ना, जितनी टेक्नोलॉजी उसके पास है, वो उसके अंदर 2 चीज़ प्रोड्यूस करे। अब वो कैसे प्रोड्यूस करेगा, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, वो 2 गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहता है, एक वीट और एक राइस, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो उतनी ही है, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो उतने ही है, वो उसके पास ज़्यादा नहीं है। नाउ तो वो कैसे प्रोड्यूस करेगा? सपोज मानो वीट वो 5 प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब उसको किसी ने बताया अरे तू राइस भी प्रोड्यूस कर, तो उसके साथ वो राइस सोचता है प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन तब तक वो राइस 0 प्रोड्यूस करता है, मतलब कुछ प्रोड्यूस नहीं करता। अब वो थोड़ी राइस और प्रोड्यूस करता है, रिसोर्सेज लिमिटेड है तो वो वीट कम कर देगा। अब यहाँ पर राइस को और बढ़ाता है, फिर यहाँ वीट कम कर देगा एक, यहाँ उसने एक और बढ़ाया राइस को और यहाँ पर वीट कम कर दी, सेम राइस को थोड़ा और बढ़ाया,
वीट कम करी, एक टाइम पर वो ऐसे पॉइंट पर आ जाता है जहां पर वो सिर्फ राइस प्रोड्यूस कर रहा है और वापस से वीट पे जीरो पे आ जाता है। उसके पास रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज उसके पास लिमिटेड है, अब वो उसी रिसोर्सेज के अंदर बना रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका डायग्राम। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे वीट पे 5 0 राइस, जैसे 5 वीट 0, 4 पे 1 मतलब 4 पे 1, 3 पे 2, 2 पे 3, 1 पे 4 एंड 0 पे 5। तो पीपीसी कर्व विल बी लाइक दैट, कुछ इस तरीके से पीपीसी कर्व हमारा आएगा। इट इज लाइक डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्या है नीचे की तरफ आ रहा है, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, और कॉन्केव है, मतलब आप देख रहे हो ये इस फॉर्म में है, इट मीन्स इट इज कॉन्केव। सो स्टूडेंट्स, आपको पीपीसी में क्या ध्यान रखना है, आपको पीपीसी में ये ध्यान रखना है कि जो कर्व है एक तो वो डाउनवर्ड है और एक कॉन्केव है, और इस तरीके से आपको एक डायग्राम बनाना है और ये इसकी डेफिनेशन लिखनी है। अब इसकी डेफिनेशन में हम बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, रिसोर्सेज फिक्स्ड है, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी, रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड है, मतलब रिसोर्सेज पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड है, खाली नहीं है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो हमें पीपीसी में यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिफरेंस कर्व। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एग्जाम में आ सकता है इस बार, क्योंकि पिछले साल बजट लाइन आया हुआ है, तो इस बार पीपीसी और आईसी कर्व आने का चांस है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व इज अ सेट ऑफ टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ऑफर द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आईसी कर्व वो कर्व होता है जो दो गुड्स, जब कोई कंज्यूमर किसी दो गुड्स को लेता है और दोनों गुड्स में इक्वल सेटिस्फाई होता है, लाइक आई ईट एप्पल एंड एज वेल एज ऑरेंज। मुझे जितनी एप्पल खा के सेटिस्फेक्शन मिलती है एंड आई एम गेटिंग सेटिस्फेक्शन, सेम सेटिस्फेक्शन ऑफ ईटिंग ऑरेंज, जितनी मुझे ऑरेंज खा के सेटिस्फेक्शन मिलेगी उतनी ही एप्पल खा के सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो मतलब जब एक पर्सन दो गुड्स को यूज करके उसे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती है, दैट इज इंडिफरेंस कर्व। आपको सुन के लग रहा है इंडिफरेंस, जब कोई डिफरेंस ना हो तो इंडिफरेंस कर्व उसको कहा जाता है। अब ये आईसी कर्व का एक डायग्राम होता है स्टूडेंट्स, आपको इसको बस इतना ही ध्यान रखना है, इसकी एक डेफिनेशन, इसका डायग्राम। डायग्राम में क्या है, इस तरीके से आप इसको बनाओगे और आईसी कर्व एक इस शेप में होता है, मतलब कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन से। दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से कॉन्वेक्स जा रहा होता है। और इसमें आपको एक ध्यान रखना है, ये डाउनवर्ड होता है, तो इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ध्यान रखनी है दो। इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ओरिजिन से कॉन्वेक्स होता है, एंड इसके अंदर क्या होता है, जितना आईसी कर्व ऊपर जाता जाता है, जितना आईसी कर्व ऊपर जाता है, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ही इंक्रीज होता जाता है। जितना आईसी कर्व ऊपर जाएगा उतना कंज्यूमर सेटिस्फाई होता जाएगा। अभिषेक समझ में आया? क्योंकि ये टॉपिक आपने करा नहीं था पहले। ओके, आईसी कर्व में क्या है, जैसे जैसे आईसी कर्व ऊपर जाता जाएगा कंज्यूमर उतना ही सेटिस्फाई होता जाएगा। आपको आईसी कर्व के कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, लाइक ऐसे आईसी कर्व कभी भी नहीं होगा, ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। और क्या है, आईसी कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, वाई एक्सिस को, मतलब आप कभी भी आईसी कर्व यूं नहीं बनाएंगे, ठीक है, आईसी कर्व कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करता है। तो ये क्या है, आईसी कर्व। तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी कि ये डाउनवर्ड होता है, कॉन्केव होता है ओरिजिन के अंदर, हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, दूसरा एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी नहीं काटता है। सो दिस इज इंडिफरेंस कर्व। व्हाट इज बजट लाइन? द नेक्स्ट इज व्हाट इज बजट लाइन। अब बजट लाइन क्या होता है? बजट सुन के ही लग रहा है हमें, जब हम अपनी इनकम में कितने, जैसे मेरी इनकम मान लो 20,000 है, ठीक है, अब मैं उसके अंदर कितने कितने एक्सपेंसेस कर रही हूँ, दैट इज माय बजट। जैसे हम अपने घर में भी बजट बनाते हैं ना, ऐसे गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही बजट पास हुआ है, तो मतलब गवर्नमेंट ने कैसे देखा होगा, पहले अपनी इनकम देखी होगी, फिर इनकम से अपने एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा कि हम रेलवे में इतना खर्च करेंगे, हेल्थ में इतना खर्च करेंगे, तो जिसको बजट लाइन कहा जाता है। जब अब हम अपनी दी हुई इनकम में गुड्स को खरीदते हैं, दैट इज बजट लाइन। लाइक शिवांश है, उसकी इनकम जितनी है, अब उसने वो अपनी इनकम में दो गुड्स खरीदता है, गुड 1 और गुड 2। हो सकता है वो एक ही खरीदे, हो सकता है वो गुड 2 खरीदे खाली, और हो सकता है वो बोथ गुड्स खरीदे, तो दैट इज बजट। तो दैट इज बजट लाइन। बजट लाइन मतलब इक्वली खरीदता है पर्सन, गुड एक्स भी गुड वाई भी, दोनों गुड्स खरीदता है, तो इसलिए बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है। बजट लाइन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज लाइक
दैट, ये हमेशा स्ट्रेट फॉर्म में ही बनाई जाती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, बजट लाइन समझ में आया? शिवांश, बजट लाइन समझ में आया क्या होता है? बजट लाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें वो इक्वल एक्सपेंस करता है अपनी इनकम को, मतलब पर्सन अपनी इनकम को दो जगह इक्वली एक्सपेंड करता है, दैट इज बजट लाइन। अपना बजट बना के, तो बजट लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है, ओके। ये व्हाट इज डिमांड? डिमांड में 3 से 4 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। 2019 के एग्जाम में भी डिमांड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसमें भी हम देखेंगे कि डिमांड क्या है और इसको लेके किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। सो स्टूडेंट, लेट्स सी व्हाट इज डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिमांड? आपको ये समझना है कि डिमांड क्या होता है। डिमांड को हमें हिंदी में मीनिंग पता है, मांग। मांग क्या होती है? डिमांड होती है जब कोई कंज्यूमर, जब कोई पर्सन एक दिए हुए प्राइस में किसी चीज को खरीदने के लिए कैपेबल होता है, दैट इज डिमांड। लाइक कोई चीज़ है या फिर कोई गुड है, कोई थिंग है, वो 20,000 रुपीज़ की है। इफ़ आई वॉन्ट टू परचेजेस, मैं उसे खरीदना चाहती हूँ और मैं उसको आज या कल में ही खरीदना चाहती हूँ, तो वो मेरी डिमांड है। मतलब जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं दिए हुए प्राइस में और उस चीज़ को खरीदने के लिए दिए हुए टाइम में कैपेबल होते हैं, दैट्स अवर डिमांड, उसको डिमांड कहा जाता है। फाइन, तो ये है डिमांड की डेफिनेशन। अब एक आता है लॉ ऑफ डिमांड, ये 2 मार्क्स में आ सकता है और इसका कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको, जो आपने देखा होगा कुछ एग्जाम्स का पैटर्न चेंज है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये उसके अंदर आपको आ सकता है। लेट्स सी व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड होता है जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, वाइजा वर्सा, मतलब उसका उल्टा। मतलब जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन अदर फैक्टर्स सेम रहते हैं, जैसे इनकम हो गई, बाकी सब फैक्टर्स सेम रहते हैं, लेकिन प्राइस पे इफेक्ट डलता है। फाइन, लाइक हम देखते हैं प्राइस, डिमांड, प्राइस बढ़ रही है, पहले प्राइस 5 था, अब प्राइस 6 हो गया, इट मीन्स प्राइस इज इंक्रीजिंग। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मतलब 10, 9, डिमांड इज डिक्रीजिंग, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, demand decreases. Now we will, students, we can see here, there is a price and demand. Price 5, 10, 5 पे 10, 6 पे 9, तो demand curve will be like that. This is demand curve. इस तरीके से जा रहा है स्टूडेंट्स, दिस इज डिमांड कर्व। सो लॉ ऑफ डिमांड हमने क्या पढ़ा? जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। उसकी आप ये टेबल बनाओगे एंड देन शेड्यूल बनाओगे, तो ये हुआ हमारा लॉ ऑफ डिमांड। नाउ तो आपको डिमांड से रिलेटेड दूसरे क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ द डिमांड, ये सारे टॉपिक्स आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएंगे, जिसमें आपकी स्टैटिस्टिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, और मैं भी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम किस तरीके से आएगा, व्हाट इज द पैटर्न एंड हाउ यू कैन गेट अ गुड मार्क्स इन योर इकोनॉमिक्स एग्जाम। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको और भी कोई डाउट्स है, आप इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो और आप हमें बता सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स टू वॉच अवर वीडियो।